सर, जब आपका वीडियो मैं बार बार सुनता हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ। सर, मैं 3 महीने से आपका वीडियो सुन रहा हूँ। मैंने मनफी सोचों को ख़त्म कर दिया है। एक चीज़ को मैं बार बार देखता हूँ कि ये क्या है। एक तो मेरे दिमाग में आवाज़ें हैं, दूसरा मेरे जिस्म में कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करूँ? असूली तौर पे तो जब आपने देख लिया ना जिसमें नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशनल चार्ज है, तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। असूली तौर पर अगर सही से आपने देख लिया है ना। चाहे जिस्म में नेगेटिविटी है। हाँ, अगर मन इमोशनल चार्ज जो होता है वो जिस्म में अपना इजहार करता जिसमें है ना। अपना इजहार करता थाट्स दिमाग की एक्टिविटी हैं। वो दिमाग की एक्टिविटी जिस्म पर जब असरअंदाज होती है ना, तो वो होता है इमोशन की शक्ल में उसका इजहार। इमोशंस थॉट्स का, माइंड का बॉडी पर होने वाला असर है। तो अगर उसे आपने देख लिया है तो आप उसे पॉजिटिवली चार्ज रख सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें मत दोहराएं दिमाग में। नेगेटिव इमोशंस नहीं बहेंगे बॉडी में। पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में दोहराएंगे, पॉजिटिव इमोशंस दिमाग में बहेंगे। अगर आपने सर को देख लिया है, अपने सर को, मैं सवाल यही है ना कि मैं अपने सर में देखता रहता हूँ, उसमें मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। है। आवाज़ें हैं, मनफी सोचों को ख़त्म कर दिया जिसमें नेगेटिविटी है। मनफी सोचें अगर ख़त्म हो गई हैं तो जिसमें नेगेटिविटी हो नहीं सकती। जिसमें नेगेटिविटी, जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें रिफ्लेक्ट कर देता है इमोशंस की शक्ल में उस चीज़ को जो आपके दिमाग में चल रहा है। जिस्म का सिंपल यही काम है। जिस्म, जिस्म को समझें, जिस्म क्या है। ये बायोलॉजी है आपकी, लिविंग सेल्स जिनसे मिलकर आपका जिस्म बना है। इसमें एक केमिस्ट्री पार्ट चल रहा है, जो हार्मोन्स खारिज होते हैं। हार्मोन्स का सारा कंट्रोल जो है वो माइंड के पास है। जैसे एक आम साइंटिफिक हकीकत है कि आपको मीठा पसंद है और मैंने मिठाई का जिक्र किया, दिमाग के पास मिठाई तो नहीं जाएगी ना, दिमाग के पास तो एक थॉट जाएगा ना, मिठाई का थॉट। दिमाग को ये नहीं पता कि मिठाई सामने रखी है या नहीं रखी। वो सिर्फ थॉट्स, वाइब्रेशंस को समझता है, इंफॉर्मेशंस को समझता है। तो वो हार्मोन खारिज कर देगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसी तरह सारे के फियर है, सामने फियर ना भी हो, सामने शेर ना भी खड़ा हो और आपने सोचा कि मेरी नौकरी अगर चली गई, आजकल मंदा चल रहा है, अगर ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया, तो वो जो फियरफुलनेस है वो आपके बॉडी में पैदा हो गई। एक एंजाइटिक सिचुएशन आपके अंदर पैदा हो गई। दिमाग में अगर कोई मनफी सोचें नहीं हैं तो बॉडी पर उसका मनफी असर हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है, शुरू में उन्होंने कहा कि 3 महीने से सुन रहा हूँ और 3 महीने से ये है, चलो दिमाग की निगरानी कर ली तो एक मोमेंटम बना हुआ है। फिर इस हैबिट को जारी रखें, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो जिस नेगेटिविटी फील करता है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक मोमेंटम है ना। एक अरसा आप जिए हो उस हालत में कि माइंड नेगेटिव सोचता रहा और जिस नेगेटिव इमोशंस की शक्ल में उसका इजहार करता रहा। फिर आप इस हालत को भी मेंटेन रखें, अपनी सोचों के साथ प्रेजेंट रहें, मौजूद रहें। क्या थाट दिमाग में चल रहा है, आप पॉजिटिव वसाइल जो होते हैं, जिसे मैं कहता हूँ वसाइल पर फोकस करना, वसाइल पर फोकस रखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, बजाय इसके कि इस पे सोचते रहें कि मैं क्या नहीं कर सकता। अब जब वो ये कह रहे हैं दिमाग में आवाज़ें और जिसमें कुछ नेगेटिविटी, तो ये अपने आप में भी एक मनफी सोच ही है। मनफी सोच इन इटसेल्फ है ना, क्योंकि ये बता रहा है कि जिस्म के बारे में उसके पास थॉट क्या चल रहे हैं। वो एक रीज़न ये हो सकती है कि वो जो थॉट्स हैं वो अभी मौजूद हैं दिमाग में और वो ज़्यादातर नेगेटिव हैं, इसीलिए इजहार उनका हो रहा है नेगेटिवली। दूसरा ये है कि थॉट्स के हवाले से उन्होंने मशक कर ली, मेहनत कर ली, लेकिन जिसमें अभी भी वो नेगेटिविटी शो कर रहा है, लो एनर्जी लेवल है, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, XYZ कोई किसी भी किस्म की चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक मोमेंटम है जो जिस्म ने पकड़ा हुआ है, जिसमें एक तरीके से रहने का आदी हो चुका है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। सो कैरी रखना चाहिए इस कोशिश को कि दिमाग के निगरान रहें, अपने सोचों के देखने वाले के तौर पर मौजूद रहें, मेडिटेटिव रहें। दिन में जिस वक्त मौका मिले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, 10 सेकंड भी काफ़ी हैं। जिस वक्त आपको याद आए ना कि मैं उलझ रहा हूँ, मैं एंजाइटिक हो रहा हूँ, डिप्रेसिव हो रहा हूँ, आंखें बंद करें और सीधा सीधा ज़िंदगी के तजर्बे को फील करें।
फिर आंखें खोलें, अपना काम करें और कोशिश करें कि अपने काम के साथ मुकम्मल इन्वॉल्व रहें, तो ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। सोते हुए तो ऑब्वियसली जिसम में नेगेटिविटी नहीं हाँ, होगी। अगर आप कह रहे हैं, ये थाट सोच रहे हैं, तो फिर ये इन इटसेल्फ उस मसले को मजबूत करेगा। तो ये थाट भी मत सोचें कि जिसमें नेगेटिविटी है, जिसमें कुछ मीडियम है, ये ख़ुद कुछ भी नहीं करता है। बाहरी असरात हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। दिमाग भी, इसीलिए मैं कहता हूँ दूसरा है, ये भी बाहर का है, क्योंकि इसके पास भी सारे का सारा डेटा जो है वो बाहर का है ना, सेंस डेटा है, सेंस से सारी की सारी आउटवर्ड बाउंड है, वो बाहर की तरफ रुख है उनका। तो ये थाट भी आप मत पालें। अगर दिमाग में मनफी थाट्स नहीं हैं तो फील करें कि जिसमें भी पॉजिटिव एनर्जी है। उस जिस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया, उस वीडियो का टाइटल क्या है? दुख धोखा है। दुख अनरियल है, माइंड ने बनाया हुआ है। दुख नाम की कोई चीज़ जो है ना, जो होता है ना कष्ट, तकलीफ़, जो फिज़िकल हर्ट होता है, वो उसकी तकलीफ़ है, वो समझ आती है। दुख जिसे मैं कहता हूँ, दुख वो अनरियल हर्ट जो आप अपने माइंड के ज़रिए से ख़ुद को पहुँचा रहे हैं। कोई डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो पा रही, तंग कर रही है। कुछ आप करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, वो आपको तंग कर रहा है। ये हो गया तो क्या होगा, ये ना हो सका तो क्या होगा, ये नौकरी ना रही तो क्या होगा, ये रिश्ते में जो रिलेशनशिप में बंदा है या बंदी है ये चली गई तो क्या होगा। ये सारे के सारे आपके सपोजिशंस हैं। माइंड की एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, उसके साथ आप एक हुए बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दुख अनरियल है। कष्ट या जिस्मानी हर्ट जो होता है ना, वो रियल है, वो बॉडी का है। कांटा लगा आपको, कट लगा, एक्सीडेंट हुआ, बीमार हो गए तो तकलीफ़ हो रही है, हो रही है, इट्स ओके। फिजिकल पेन है, फिजिकल पेन है, उसके होने में कोई मसला नहीं है। वो महसूस भी हो रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो महसूस ही नहीं करेंगे आप तो उसके इलाज की फ़िक्र ही नहीं करेंगे, उसको बेटर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने दिमाग में बनाए हुए हैं कि ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो रही, मैं लखपति क्यों नहीं बन पा रहा, इसको अगर आप दुख में ढाल रहे हैं तो मसला है। मैं इनलाइटन क्यों नहीं हो रहा, इसको भी आप दुख बना रहे हैं। तो ख्वाहिश की ग्रिप भी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना, ये आप छोड़ती किधर? इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि ख्वाहिश का जो मंबा है वो है माइंड, और माइंड है स्ट्रॉन्ग। माइंड स्ट्रॉन्ग होता है इंफॉर्मेशन से, और इंफॉर्मेशन इस वक्त बमबारी की शक्ल में बरस रही है। हर बच्चे के पास ना मोबाइल आ गया है, इंटरनेट तक रसाई आ गई है, आपके पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस आ गई हैं। ये जो हम पहले के लोगों के बारे में एक तसव्वुर रखते हैं ना कि वो ज़्यादा पीसफुल थे, तो वो पीसफुल थे या नहीं थे इस बात से कतई नज़र, लेकिन उसकी वजह एक ही हो सकती है कि उनके पास इंफॉर्मेशन के रास्ते महदूद थे। वो लाओ त्सु कहता था कि जो गुरु होता है ना, जो मुर्शिद, रियल मुर्शिद होता है ना, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो इंफॉर्मेशंस तक आपके जिस्म को मजबूत करे, और आपकी विल पावर, आपकी डिज़ायर्स, आपकी एम्बिशंस उनको मध्यम करे। क्योंकि डिज़ायर्स, एम्बिशंस, पैशंस, गोल्स बनाकर जब आप जीना शुरू करते हैं ना, आप एक अनरियल दुनिया बनाकर ना उसी में जी रहे हैं। तो एक रियल चीज़ अनरियल को जीना शुरू कर देना, तो उसकी एक एंजाइटी, उसका एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो कम तर दर्जे की एक्टिविटी है। जो रियल चीज़, जो ज़िंदा चीज़ है, उसकी एक्टिविटी और तरह की होती है। जो मुर्दा चीज़ की एक्टिविटी है वो लोअर लेवल की। आज भी अगर हम साइंसी तरक्की के जिस भी उस पर पहुँचे हुए हों, तरक्की और उरूज पर पहुँचे हुए हों, एक इंसानी तजर्बा एक कंप्यूटर के तजर्बे से मुख्तलिफ चीज़ है। कोई ये नहीं कहता कि कंप्यूटर पे जो तजर्बा बीत रहा है वो इंसानी ज़िंदगी से कहीं गहरा है। इंसानी तजर्बा बहरहाल सुप्रीम है, एक ज़िंदा बंदे का तजर्बा है, वो एक मशीन का तजर्बा है, उसमें इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, वो एक ख़ास पैटर्न से चल रहे हैं। आप उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे तो आप ख़ुद को उस लो लेवल पर और लो एनर्जी के साथ फील करेंगे। लेकिन कर तो हम उसी तरह बिहेव रहे हैं, उसी तरह बिहेव रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंस्टॉलेशन हो रही है ना, थाट्स बन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड हुई जा रही हैं, रोज़ नए थाट्स इजाफा हुई जा रहा है और इंसान बबला गया है। इसमें ये भी कह सकते हैं ना कई लोग के
अगर आप कहते हैं ख्वाहिश को मदम करते हैं, डल करता है सूफी जो होता है, अगर ख्वाहिश ही नहीं रहेगी तो हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे किस तरह बढ़ेंगे, हम अपने आप को मैंने कभी बढ़ाएंगे? नहीं कहा कि ख्वाहिश को डल करें, मैंने कभी नहीं कहा कि ख्वाहिश ना करें। नहीं, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया ना कि लाओ त्सू या इस तरह करता था। हाँ, ख्वाहिश को डल करने की बात यह है कि मतलब एक मुर्शिद के पास एक बंदा गया है, गुरु के पास एक बंदा गया है, तो उसको ज़रूरत है ना, वो कुछ सोच के गया है ना, वो इस ज़िंदगी के तजर्बे से उकताया हुआ है ना, वो तंग है ना। अदरवाइज अगर उसकी ज़िंदगी इनलाइटनिंग है, उसकी ज़िंदगी के तजर्बे अगर कोई बीमार नहीं है तो डॉक्टर के पास गया क्यों है? ये तो आप तो पीरी मुरीदी को देखते हैं ना इस एंगल से, एक नस्लों की ट्रेडिशन आ रही है, अब्बा उसका मुरीद था तो मैं भी उसका मुरीद हो गया। ये तो वो रिलेशन ही नहीं है ना, ये तो बहुत कॉन्शियस डिसीजन है कि आपको एक बंदा सूट कर रहा है, उसकी बात समझ में आ रही है, वो जो आपसे करवाना चाह रहा है, वो एक्टिविटीज़ आपको समझ में आती हैं। ये तो आपकी गुरु तो आपकी तलाश होता है ना, तो गुरु ये विरसे में तो नहीं मिल जाता, हमें यहाँ मिलते हैं गुरु विरसे में। बस्तियों के कौमों के अपने अपने पीर हैं और उनसे कोई गाइडेंस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने तलाश ही नहीं किया, आपने ढूंढा ही नहीं, आप उस पर खपे ही नहीं। आप सीधा सीधा वो भी अगले के पे छोड़ देते हैं हाँ, कि वही हाँ, करेगा। आपने ये काम भी उस पर छोड़ दिया कि वही, अब वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ एक मशहूर है ना फिक्रा, वही बेड़ा पार लगाएगा। कोई बेड़ा पार नहीं लगाता, वरना सारे बेड़े पार हो जाते। ये सारे बेड़े जो है ना, ये समंदरों में दरियाओं में हिचकोले खा रहे हैं। आज के इंसान की ज़िंदगी का तजर्बा कतन शानदार नहीं है। सहूलतें बेतहाशा हैं, वसाइल बेतहाशा हैं, नो डाउट, लेकिन उसकी ज़िंदगी का तजर्बा शानदार है, नो। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं सारे इंसानों को जानता हूँ या हम सारे इंसानों को जानते हैं। उसकी वजह सीधी सीधी बात है कि आप देखिए क्या चीज़ है जो फैल रही है। नशा फैल रहा है। नशे का मतलब क्या है? स्केप, और तो कोई उसका मतलब नहीं है ना। Obviously। अच्छा जी, आपके साइकोलॉजिकल ड्रग्स फैल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? दिमाग को नम कर दो, बहरा गूंगा कर दो। उनके पास एक ही हल है, अब जाएं माहिरीन नफ्सियात के पास, जो भी दवाइयाँ वो आपको देते हैं वो आपके मसले का हल नहीं होती, वो उस टूल को मध्यम करने के लिए होता है, दिमाग को चुप करवाना। हाँ, दिमाग को चुप कराने के लिए होता है। और अल्टीमेटली मुसलसल इन दवाइयों का, इन ड्रग्स का इस्तेमाल जो होता है वो उसको चुप क्या कराता है, उसको मार देता है। बेदिमाग फिर आप ज़िंदगी का तजर्बा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो कहता हूँ तजर्बा जो होता है, जिसे आप एक्सपीरियंस कहते हो ना, वो माइंड पे बीतता है। माइंड आपका बहुत अहम तरीन ऑर्गन है, आपकी बॉडी में सबसे ताकतवर तरीन ऑर्गन है। माइंड वो खिड़की है जिसके ज़रिए से आप आउटर वर्ल्ड से पूरा राब्ता क्रिएट करते हैं, पूरी बाहरी दुनिया से आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं विद दिस माइंड। वहीं से आपके तजर्बे आते हैं, वहीं आपकी मेमोरी बनती है, उन तजर्बों को स्टोर किया जाता है। उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हाँ, हैं। इसी को हम तजर्बा कहते हैं। माइंड ना हो तो आपको कई तजर्बा देखें ना, फिर हम वो experience नींद भी आपके दिन के 8 घंटे हैं ना, लेकिन नींद को आप तजर्बा नहीं कहते, कोई मेमोरी नहीं बनी, माइंड सोया हुआ था। सोए हुए उसको हम ना पेन कहते हैं ना ये कहते हैं प्लेजर। कुछ भी नहीं कहते, वो इनलाइटेंड हालत है, लेकिन वो इंसानी तजर्बा है नहीं। क्या ये हल है कि सारा दिन सोए सोए गुजार दिया जाए? क्या ये हल है कि सारा दिन ड्रग में डूबे गुजार दिया जाए? क्या ये हल है कि साइकोलॉजिकल जो टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, वो खाते गुजार दी जाएं? अगर वो हल है तो फिर आप इंसानी ज़िंदगी का तजर्बा नहीं कर सकते। आपने एक पहाड़ की तरह तजर्बा कर लिया, एक दरख्त की तरह तजर्बा कर लिया, एक ईंट की तरह तजर्बा कर लिया, बेहस हरकत पड़े रहे और ख़त्म हो गए। एक वक्त आया जैसे हर दरख्त आखिर में गल सड़ जाता है। तो अगर आप पत्थर की तरह तजर्बा करना चाहते हो तो बेसिकली बेहिस हो जाओ, फिर आप सारा दिन सोए रहो, आप ड्रग्स लो और सारा दिन सोए मर जाओ। ये सोए मरना है। और सीधा सीधा मसाइल से तजर्बा जो है ना, तजर्बा जिसे आप कहते हो, वो माइंड को ही होगा। माइंड ट्रेंड होना चाहिए, माइंड ऐनक है, माइंड आपका होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ उस पर आपका जो हक़ मिल्कियत है ना, वो कायम होना चाहिए। माइंड तो सर हर टाइम है ना ऑपोजिट्स में खेलता है। हाँ, एक चीज़ आपको मिल भी गई ना तो आप तजर्बा नाम ही उन्हीं का है ना। तजर्बा आप कैसे दुख का तजर्बा हुआ, किसी चीज़ को सुख कह रखा है आपने, इसीलिए तो दुख का तजर्बा उसे कहते हो। माइंड का यही मैकेनिज़्म है, डुअलिटी में सोचेगा, अपोजिट्स में सोचेगा,
और उसमें कोई मसला नहीं है। वो बना ही, नेचर ने वो टूल बनाया ही इसीलिए है, वो उसी तरीके से ही काम करेगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये माइंड मैं नहीं, ये मेरा है। मुझे मज़ा आता है जब पैसे ना हो, पैसे कमाना पड़े। उसे तकलीफ बनाने का मतलब क्या है? उसे तकलीफ बनाने का मतलब यह है कि आप वही माइंड बन गए हो। पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाना नहीं, पैसे होना एक अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट करनी पड़ती है वो अच्छी चीज़ नहीं लगती। हाँ, तो माइंड ने कुछ चीज़ों को अच्छा कह के संभाला हुआ है लेबल की शक्ल में, कुछ चीज़ों को बुरा कह रखा है। कष्ट, मेहनत, इसको वो बुरा समझता है कि इससे थकान पैदा होती है। किसी चीज़ से थकान पैदा नहीं होती, सिर्फ यहाँ थकान होती है दिमाग में। अगर आप गौर करें ना अपनी ज़िंदगी पे, जितने लोग सुन रहे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगियों को देख लें। इनकी ज़िंदगी के थकन ज़दा दिन वही निकलेंगे जब इनके पास करने को कुछ नहीं था। इनकी ज़िंदगी के सबसे बोरिंग दिन वही निकलेंगे जब इनके पास करने को कुछ नहीं था। फिर काम ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ करने को, फिर कुछ काम ढूंढते हैं, कोई नौकरी ढूंढते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई काम करते हैं। वो बेरोज़गार नौजवान को देखें, वो ज़्यादा थका हुआ है। उस रोज़गार, बरसरे रोज़गार नौजवान से ज़्यादा थका हुआ है जो 8 घंटे 10 घंटे दफ्तर में, फैक्ट्री में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। लेकिन दिमाग ने चूँकि कष्ट को, मुशक्क़त को बुरा कह के महफूज कर रखा है, तो इसलिए उसके साथ एक मतलब यूँ है। हमारे साथ वाक़या क्या होता है, एक चीज़ हम जीते हैं और उसको जीते साथ ही नेगेटिव भी कह देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को देखा और मेरे अंदर लालच जागी। जैसे ही लालच जागी ना, एक और थॉट भी साथ ही जागा कि लालच बुरी है। वो भी सीखा हुआ है, वो भी सीखा हुआ है ना, सोसाइटी ने बताया है कि लालची लोग अच्छे नहीं होते, लालच बुरी होती है। लेकिन वो इमोशन आप में पैदा हुआ, वो किसी चीज़ को देखकर वो जो थॉट्स पैदा हुए, उससे जो इमोशनल एनर्जी पैदा हुई, उसे आप लालच कह रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे बुरा भी कह रहे हैं। अब आप उसको ईमानदारी के साथ जी भी नहीं सकते, और जब तक आप किसी चीज़ को ईमानदारी के साथ जी नहीं सकते ना, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। दिमाग को ये पता है कि ये मंजिल, ये ख्वाहिश पाने के लिए मुशक्क़त करनी पड़ेगी, और मुशक्क़त कहते ही ना तो कहते हैं बुरा, थका देगा। लेकिन लालच कहते ही आप कहते हैं कि वो इटसेल्फ ही, लालच का वर्ड यूज़ करते ही वो बुरा हो जाता है। लालच इन इटसेल्फ नेगेटिवली कॉनोटेट है ना, इसकी कॉनोटेशन ही नेगेटिव रखी हुई है। लालच के लफ्ज़ को ही हमने बुरा कह रखा है। मतलब लालच और बदी एक साथ ही उभरते हैं कि मेरे दिल में किसी चीज़ को पाने की लालच उभर रही है, इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। जेलिसी उभरी, जेलिसी के साथ ही जेलिसी बुरी है, ये थॉट साथ ही उभरा। लफ्ज़ जेलिसी में छुपा हुआ है, तो आप उसको पूरा नहीं जी सकते। ख्वाहिश लालच का ही मॉडर्न वर्ड है। लाजमी बात है, ख्वाहिश जिस तरह हम ख्वाहिशों को जो जी रहे हैं ना, बेसिकली तो ये है कि आपको नेचर ने एक टूल दिया, उसके काम करने का एक तरीका रखा, वो यही उसके काम करने का यही तरीका है। इन्फॉर्मेशन जमा करना, उनको थॉट्स बनाना, थॉट्स को डिज़ायर्स में ढालना, ख्वाहिश में ढालना। अब ख्वाहिश की ट्रेनिंग नहीं है, माइंड की ट्रेनिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट बैठा है और वो एनर्जी खोज रहा है, एनर्जी की खोज उसकी ख्वाहिश है, तो वो खुद से मावरा होकर एक हकीकत को खोजने की कोशिश कर रहा है कि सारे जो इंसान है ना, उसकी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी हो सकें। एक ईमानदार फ़िलासफ़र जो है, वो दुनिया के मसाइल को हल कर देना चाहता है। डिज़ायर है ना दुनिया के मसाइल हल कर देने की, अब उससे होते हैं या नहीं होते छोड़ दें, लेकिन ये जो ख्वाहिश है ना, ये जो खालिस ख्वाहिश है ना, ये आपको नुकसान नहीं देगी। ये अचीव ना भी हो तो आपको नुकसान नहीं देगी। अब दस्तारीद ही है, सपोज़ इस मुल्क में एक भी बंदा भूखा ना सोए, एक भी बंदा डॉक्टर से अनअटेंडेड ना रह जाए, कोई भी बच्चा कूड़े पर ना पले, ठीक है। अब ये एक डिज़ायर है, लेकिन इतनी बेलौस है, बेगर्ज है कि ये आपके लिए तकलीफ़ नहीं बन सकती। ये पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड, ना भी हो तो मैं कर रहा हूँ कोशिश। वो लोग करते हुए कोशिश मर गए,
कितने ऐसे लोग हैं। एक नबी जब कोशिश कर रहा है तो डिज़ायर ही कर रहा है ना कि ये लोग गलत चीज़ों को मान रहे हैं, गलत एक्शन में पड़े हुए हैं, गलत थाट हैबिट्स इन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं, इनकी ज़िंदगी का तजर्बा घनौना है, अच्छा नहीं है। तो वो तबलीग करता है, प्रीच करता है, ये करो ये ना करो। वो ख्वाहिश करता है कि दुनिया इस तरह की हो जाए। तो ये इसको भी डिज़ायर आप कहोगे। और वो उसे बुरा नहीं कहता। हाँ, नहीं, बुरा या अच्छा वो तो जो एक मखसूस हालात होंगे उसके मुताबिक लोगों की तरबियत के लिए वो जो बेहतर समझेगा वो कहेगा कि ये करो ये ना करो। तो जिसे ना करने का कह रहा है उसे बुरा तो कह रहा है। यानी वो जो खुद कर रहा है हाँ, ना, वो असल ख्वाहिश को उस तरह से बुरा नहीं कह रहा हाँ, जिस तरह से मतलब वो उसकी ख्वाहिश में ऐसा थॉट पैदा नहीं होगा कि ये बुरी है। वो हमारी ख्वाहिश है ना कि मैं ये गाड़ी से छीन लूँ और साथ ही ये थॉट भी ये बुराई है। लेकिन अगर आप इस तरह की ख्वाहिश करते हैं कि मेरे माशरे में मेरी बस्ती में एक भी नौजवान बेरोज़गार ना हो, तो इस ख्वाहिश में ये जो नेगेटिव थाट है फ़ौरन साथ चिमटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। लाओ त्सु की बात की थी, मैं लाओ त्सु की बात दोबारा करता हूँ। लाओ त्सु कहता है जो शख्स दूसरों के लिए जितना जीना शुरू कर देता है उतना वो हल्का फुल्का हो जाता है। ये हमारे सामने मौजूद हकीकत है कि लोग हैं अक्सरियत में जो अपने लिए ख्वाहिशें कर रहे हैं और उसके साथ ही बुराई का एक थाट भी साथ ला रहे हैं कि ये बुरी चीज़ है। मतलब एक बंदा बैठा ख्वाहिश कर रहा है कि मैं फ़लाँ किस्म की शराब पीऊँ, साथ ही उसके जहन में ये है कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है, मेरे मज़हब में हराम है, मेरी सोसाइटी ने उसे हराम करार दे रखा है। वो उसको छुपाता है उस ख्वाहिश को, लाला चुभरी उसको छुपाता है, बुरा भी कहता है। लेकिन जब आप इस तरह की ख्वाहिश करते हैं जो दूसरे से रिलेटेड होती है, मेरा इर्द गिर्द साफ़ सुथरा हो जाए, मेरा मुल्क हरा भरा हो जाए, तो इसमें अभी दूसरे की खैर खाही आ गई। असल में दो चीज़ों को समझना चाहिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी का तजर्बा ये आपका है। मेरी हालत कैसी हो मुकम्मल तौर पर आपको अपने आप को फोकस रखना चाहिए। ज़िंदगी का तजर्बा खुशगवार है, यस, इसे खुशगवार होना चाहिए। नागवार है, मैं इसे खुशगवार करूँगा। सिर्फ अपने लिए पूरे के पूरे लालची रहो, खुद गर्ज रहो, खुद से गर्ज रखने वाले। ठीक है, ये है ज़िंदगी के तजर्बे की बाबत, क्योंकि ये पर्सनल है। ज़िंदगी आपकी पर्सनल है। आप ज़िंदगी के अपने इस तजर्बे में किसी को चाह कर भी शरीक नहीं कर सकते। बोल कर बताएंगे ना, लेकिन वो बैकग्राउंड में जो आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं वो कैसे बताओगे आप? वो जो तरंगें आप में उठ रही हैं, खुशी की या गम की या दुख की या एक्सटेसी की, वो आप कैसे शेयर कर पाओगे? ये तजर्बा शेयर नहीं हो सकता। ये पर्सनल है। ज़िंदगी के तजर्बे के हवाले से सारी चीज़ें आपकी पर्सनल होनी चाहिए। ये सारे का सारा बाहर का है। इसके सारे मंसूबों में ना दूसरों को अहमियत मिलनी चाहिए। इससे आपकी सोसाइटी खूबसूरत होगी, आपकी फैमिली खूबसूरत होगी, आपका मुल्क माशरा खूबसूरत होगा। अब ये देखें ना, इंसान जैसे हमारे माशरे हैं, सारे कह रहे हैं करप्शन बुरी है, लेकिन जिसको मौका मिलता है, जो उस पोजीशन पे जाता है, वो ऐसा लगता है कि करप्शन करता नज़र आ रहा है। गलत जगह पे उन्होंने मैं को फोकस कर लिया है। माइंड के ज़रिए से जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, फोकस बना लें दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें। ईमानदारी के साथ करें, मैं किसी की ज़िंदगी में भी क्या कुछ अच्छा ला सकता हूँ। 10 रुपए देकर किसी को बरसरे रोज़गार करके, कोई डिप्रेसिव है तो मैं कोई अच्छी बात करके उसको उस एंजाइटी से, डिप्रेशन से निकाल के कैसे मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं ना, तो ये दूसरे से रिलेटेड है। आपकी ज़िंदगी के तजर्बे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इन इटसेल्फ अपनी ज़ात में परफेक्ट है, कामिल है। तो ख्वाहिश की अगर आप डायरेक्शन मोड़ सकें ना, तो ये है ख्वाहिश की ट्रेनिंग। अच्छा, जब आप डायरेक्शन मोड़ते हैं ना ख्वाहिश की दूसरे की तरफ, तो आपकी जो अपनी ख्वाहिशें हैं ना, जो पर्सनल ख्वाहिशें, या कि ये हो जाए, वो हो जाए, शोहरत मिल जाए, ताकत मिल जाए, दौलत मिल जाए, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। उसको समझिए ये काम कैसे करता है। मैं कहता हूँ एक फैमिली है, एक फैमिली में 10 लोग रहते हैं, हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है, तो हर बंदे
की केयर करने के लिए एक बंदा दस्तयाब है, वो खुद। ऐसे ही हो गया। अच्छा, वही फैमिली एक रूल बनाती है कि सिर्फ दूसरे के लिए सोचना है, ठीक है। अब मैं उस फैमिली का अगर 10 में से एक बंदा हूं तो मैं उन 9 बंदों के लिए सोच रहा हूं। मेरे लिए सोचने वाले कितने हैं? 9 ही बंदे हैं। 10 में आप खुद दो। मतलब मुझे 10 बंदे मेरी केयर कर रहे हैं, या मैं अकेला अपनी केयर कर सकता हूं? कहाँ केयर ज्यादा है? ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा है। जब आप दूसरे के लिए कोई करना शुरू करते हो ना, तो फिर दूसरा जो है ना, वो अब दूसरा आप जितना एक्सपेंड कर लें, दूसरा चाहे आप बना लें बेगम को, दूसरा चाहे आप बना लें घर को, दूसरा आप चाहे बना लें मुल्क को, दूसरा आप चाहे बना लें पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में खुशहाली आ जाए। इट इज अ ग्रेट गोल, ग्रेट डिजायर टू बी रखें। तो ख्वाहिश के हवाले से, ख्वाहिश की ट्रेनिंग के हवाले से आप ये कर सकते हैं कि ख्वाहिश जैसे ही उभरे, उस जो भी आपकी मेन ख्वाहिश हो, जो आपको उलझाए रख रही हो ना, उसको दूसरे की तरफ मोड़ दें। अच्छा, इसको सादा ज़बान में हम कहें ना तो ऐसे कि जो भी चीज़ आप चाहते हो ना कि आपको मिले, वो दूसरे को देना शुरू कर दें, वो आपके पास वापस आना शुरू। इज़्ज़त चाहते हो, इज़्ज़त देना शुरू कर दो। दौलत चाहते हो, दौलत देना शुरू कर दो। कोई और तरीका नहीं। ये जो बड़े बड़े इदारे बनाते हैं ना, उनमें जाके उनकी केमिस्ट्री को, जिन्होंने तरक्कियाँ की हैं, केमिस्ट्री समझने की कोशिश करें। उन्होंने शेयर करने का फ़न सीखा है अपने लोगों के साथ। अपने जो वर्कर्स थे उनको बेहतरीन सहूलतें देना, उनकी बेहतरीन तनख्वाहें मुकर्रर करना, उनकी मुलाजमत के बाद उनकी बाकी ज़िंदगी को सिक्योर करने के तरीके ढूंढना। वो जितना उनको देते गए ना, उतना ये बढ़ते गए। तो ख्वाहिश को बजाय इसके कि इसे खालिस थियोरेटिकल अंदाज में सोचते रहें, जैसे बातें हो रही हैं, उन बातों को, उनको फ़िक्रों को रटना शुरू कर दें, तो उसको सीधा सीधा ट्रिक के तौर पे यूज़ करें। हर ख्वाहिश जो मैं से मुताल्लिक है, मुझसे मुताल्लिक है, उसको, उसकी डायरेक्शन दूसरे की तरफ मोड़ दें। आपकी तरफ वो क्या शेर था? है हसूल आरजू का राज तर्क आरजू, छोड़ दी दुनिया मैंने तो मिल गई दुनिया मुझे, कुछ इस तरह का शेर है ना। जब आप दूसरों को वो देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो आपकी तरफ पलटना शुरू हो जाता है। तो ख्वाहिश को आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका आप माइंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड को ट्रेन करना है, नम नहीं करना, इसे स्टॉप नहीं करना। ये स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप करने की चक्कर में, स्टॉप करने की कोशिश में ये और स्ट्रांग होता है। जिसे भी आप रेजिस्ट करते हो ना, वो परसिस्ट करता है। हम इसे नम करने का रास्ता ढूंढते हैं। नम करने का रास्ता है फिर ड्रग्स, साइकोलॉजिकल अद्वियात। वो नम नहीं होता, वो तो आपका टूल ही खत्म हो गया जिसने तजर्बा करना है। अगर आप जिंदगी को तजर्बे के उसके हवाले से देखते हो, कोई मेमोरी नहीं बना रहा, उस तजर्बे में जिंदापन है, मुर्दापन है, खुशी है या गम है, उसको फील ही नहीं कर रहा, आप अपने ट्रांस में बैठे हैं, नशा करके बैठे हुए हैं, तो वो मीनिंगलेस हो गया। इंसानी तजर्बे को इंसानी तजर्बे के तौर पर लेना चाहिए। पर्सनल, जिसे आप रूह कहते हो, वो पर्सनल, आप आंख बंद की और उससे राब्ते में आ गए, वो आप पर बीत रहा तजर्बा है, उसकी खुशगवारी नागवारी पर हमेशा आंख रखें। और वो बहुत थोड़ा वक्त चाहिए होता है। मेडिटेशन अगर कोई बंदा बैठ के 10-10 घंटे दिन में कर रहा है, वो अहमक है, उसे पता ही नहीं है वो दिमाग को कैसे ताकतवर कर रहा है। यही बंदा होगा जो 2 महीना करने के बाद कहेगा कि हुआ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होना था भाई। तो हालत उम्मीद में बैठा हुआ था, ख्वाहिश में डूबा बैठा हुआ था कि मैं यहाँ से उठूँ तो बुल्ले शाह बन के उठूँ, यहाँ से उठूँ तो मैं बुधा कहलाऊँ। वो माइंड में पहले ही थॉट था। तुम कुछ और चक्कर में बैठे हुए थे, कुछ और बनना चाहते हो। वो तो उस ख्वाहिशों की दौड़ से अलग होकर बैठने का वक्फा था। तुम उसको भी ख्वाहिश की फील्ड में उठा के ले गए। एक दिन मैं बाबा बनूंगा, एक दिन मैं मुर्शिद बनूंगा, हाँ, बाबा बुल्ले शाह बन जाऊंगा, बस यहाँ लोगों को बदलने की कोशिश करूंगा। वो भी थॉट इन इटसेल्फ बुरा नहीं है। इवन वो ज़्यादा बेटर है कि तुम मेडिटेशन में जाने की बजाय, अगर तुम्हारे पास ये बसीरत है, ये इंफॉर्मेशंस हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसे टूल्स हैं
कि जिससे तुम समझते हो कि दुनिया के हालत बेहतर हो सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी का तजर्बा बेहतर हो सकता है। तो 10 घंटे जाके मेडिटेशन में बैठने की बजाय वो जो विजडम तुमने पाई है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन पाई है जो लोगों को भला कर सकती है, वो शेयर करना शुरू कर दो। उससे ज़्यादा तेज़ी से तुम जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम उस तरफ चलोगे ना, लोगों के लिए जब आप अच्छा करते हो तो आप अच्छा फील करते हो। और जब आप ये करना शुरू करते हो ना, आप इस रास्ते पे चल पड़ते हो ना, जब आप अच्छा फील कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपकी ज़िंदगी का बैकग्राउंड जो है उसमें खुशगवारी चल रही है। क्या फ़र्क पड़ता है चीज़ें आएँ या ना आएँ, आएँ या जाएँ, बिजनेस बढ़े या डूबे। 10 घंटे बैठने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। हाँ, 10 घंटे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो सिंपल सा कहता हूँ कि मेडिटेशन के हवाले से आपको एक समझदारी पैदा करनी चाहिए, उसके हवाले से रिसर्च करनी चाहिए, मालूमात हासिल करें, ठीक है, टेक्निक्स देखें, उन टेक्निक्स पर काम करें। कोई टेक्निक आपको सूट कर सकती है, लेकिन अगर कोई 8-10 घंटे बैठा कर रहा है तो वो बेसिकली अपने जहन को नम करने की कोशिश कर रहा है। नम भी नहीं होगा और उसमें दुख भी बढ़ेगा, और वो लालची बंदा है, वो किसी लालच में बैठा है। क्योंकि मेडिटेशन का मकसद, मतलब मेडिसिन का क्या मकसद है ऑब्वियसली कि मैं सेहतमंद हो जाऊं और इस दुनिया के काम करूं। सेहतमंद होऊंगा तो मैं दफ्तर जा सकूंगा, अपने काम कर सकूंगा। लालच से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, उसका लालच से कोई देना देना नहीं है। मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों एक ही ओरिजिन से आए हैं, एक ही लफ्ज है इनका, एक ही लफ्ज से निकले हैं ये दोनों। तो मेडिटेशन भी ऐसे ही है। तुम शोर में फंस गए हो, एंजाइटिक हो गए हो, जिंदगी का तजर्बा नागवार हो गया है, तो आपने ब्रेक लिया है। वही ब्रेक जो इबादतों की शक्ल में मज़ाहिब देते आए हैं, आपने ब्रेक लिया है, उस ब्रेक में बैठे हो और फिर गए हो, फिर वापस आए हो। दिन में 5 दफ़ा मुसलमान मसाजिद में जाते हैं, इसी तरह बाकी मज़ाहिब के लोगों के अपने अपने वक्त रखे हुए होते हैं। तो मेडिटेशन भी उसी तरह का एक ब्रेक है। व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा नागवार क्यों है, क्या चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ। ये सेल्फ इंक्वायरी है, ये सिर्फ अपने साथ बैठना है। इसके साथ भी हमारी दुनिया ने लालचें जोड़ दी हैं। कोर्सेज हो रहे हैं जी मेडिटेशन पे, बिजनेस में कामयाबी हासिल करने की मेडिटेशन है, अच्छा जी नौकरी जल्द पाने के लिए मेडिटेशन है। वहाँ भी ये काम करेंगी, क्योंकि एक चीज़ ताकतवर है, पैसा है ना, पैसा एक ताकत है ना। चाहे उससे जाके फूल खरीद लो, चाहे उससे शराब की बोतल खरीद लो, उसमें सलाहियत तो है, वो ये काम तो करेगी, लेकिन ज़िंदगी का तजर्बा खुशगवार हो जाएगा कतई नहीं। उसी लालच से, उसी डिज़ायर से मावरा उठ के दुनिया को देखना ही तो मकसद था। वहीं तो आपका तजर्बा जो है ना, ज़िंदगी का तजर्बा, वो कम बोझल होता है। अभी आप बोझल हैं, डिज़ायर्स उठाई हुई हैं, लालचें उठाई हुई हैं, रिग्रेट्स रखे हुए हैं, नफ़रतें पाली हुई हैं, क्या क्या कुछ है, इन्हीं को शेड करना है। दिस इज़ मेडिटेशन। वायरसेस जमा किए हैं, बैक्टीरियाज जमा किए हुए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, मेडिसिन ली है ताकि ये शेड हो। एज सिंपल। एक जगह पे आपने बात की है कि ख्वाहिश में मसला नहीं है, लालच को आप जब वर्ड देते हो तभी लालच बनता है, एक्चुअल में लालच नहीं है। तो अभी आपने बात की है कि आप ख्वाहिशात के पीछे भागते हो, 10 घंटे मेडिटेशन करते हो, वो भी एक ख्वाहिश में ढाल देते हो। वो हमने बात की ना, ख्वाहिश की नेचर पे भी बात की ना हमने। अगर हम उस चीज़ को, ख्वाहिश को या लालच भी हमारे अंदर है, तो उसके साथ अगर हम लोग ऑनेस्ट रहते हैं तो क्या वो लालच या ख्वाहिश नहीं बनती? नहीं बनेगी। आप ऑनेस्ट रह के देखें, लालच उभरी, आपने उसके कोई नेगेटिव थॉट नहीं दिया, आपने उसको बैठ के पूरा जिया। अगर आप उसको ईमानदारी के साथ, थॉट के इंटरवेंशंस के बग़ैर, मतलब उसके इर्द गिर्द सुगरा कुबरा और सोसाइटी की कंडीशनिंग सारी को इन्वॉल्व किए बग़ैर, आप में जागी है, कोई चीज़ जागी है, हुई है तो नेचुरल है। कोई चीज़ आप में है तो खुदा ने रखी है, लालच आप में खुदा ने रखी है, ज़रूरत थी, आप बाकी ना रहते, सरवाइव ना कर पाते, ह्यूमन स्पीशी के तौर पे आप बचते ना। आप उसको अगर जी सकते हैं ना, पूरा जी के देख लें, आगे काम नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप इतना समझ गए हो ना कि मुझे ये सोसाइटी ने जो सारा कुछ सिखाया है इसके बारे में, उसको नहीं सीखना, दफ़ा मारो। लालच उभर रही है, अच्छी चीज़ है, मैं इसको जीता हूँ। अगर आप में ये समझ पैदा हो गई है तो ये समझ भी पैदा होगी कि लालच का मतलब है दूसरे से किसी चीज़ को छीनना,
और जब मैं दूसरे से कोई चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरा भी मुझसे छीनेगा और दूसरा मुझसे हमेशा ज़्यादा रहेंगे। मैं एक हूँ, बाकी 7 अरब हैं, बाकी 8 अरब हैं, तो छीनने वाले वो ज़्यादा हो गए। क्या ये नफ़े का खेल है जो मैं खेलूँगा? ये बसीरत है, ये कंडीशनिंग नहीं है। आप जब करते हो ना, लालच भी करते हो, उसको बुरा भी कहते हो, लालच भी करते रहते हो, उसको बुरा भी समझते रहते हो, ना कुछ हासिल होता है, आप अपने माइंड को और बॉडी को पॉल्यूट कर लेते हो। दोनों काम करते हाँ, रहते हो। ये तो विजडम है ना कि आप कहते हो कि मैंने लालच उभर रही है, ठीक है, खुदा ने रखी होगी तो उभरी है। क्यों उभरी है? मैं जिस कुल का हिस्सा हूँ, उस कुल में, उस मैकेनिज्म में गुंजाइश थी कि मुझ में लालच उभरती। मैं इस सोसाइटी की कंडीशनिंग को नहीं मानता। वो किसने मुझे मेरे मौलवी ने बात बताई है, माँ ने बताई है, बाप ने बताई है, सोसाइटी ने, किसी ने भी बताई है, आई डोंट केयर। लेकिन लालच को बुरा कहना भी तो नेचर नहीं बताया ना। कतई नहीं बताया नेचर ने। कहाँ बताया? नेचर ने उस सेंस में कब कह रही है? मतलब अब बच्चों को खाना खाते देखें तो वो सबसे अच्छा हिस्सा जो होता है वो उठाने की कोशिश करते हैं। नेचर ने तो लालच सिखा के भेजा है उन्हें। ये तो आप तहजीब सिखाते सिखाते उन्हें लालच से नफरत सिखाते हैं ना। तो बुरा हमने कहा उनको। हाँ, विजडम ये है कि आप उस फिनोमिना को समझ लें विदाउट एनी लेबलिंग, एनी जजमेंट्स। आपने जजमेंट तो पहले पास कर दी, मेरे दिल में लालच उभरी और साथ ही कह दिया बुरी है। अब मैं उसको बुरा भी समझ रहा हूं और कर भी रहा हूं। आपकी जिंदगी गवाह है कि लालच से आप छुटते नहीं हैं और बुरा भी कहते रहते हैं। गुस्से को बुरा भी कहते रहते हैं, गुस्से से छुटते नहीं हैं। उसको समझते रिग्रेट्स को बुरा भी कह रहे हैं, रिग्रेट्स छोड़ते भी नहीं हैं। दुख को बुरा भी कहते हैं, दुख छूटता भी नहीं है, इसलिए कि जीते नहीं हैं आप। याद रखें, जो आपका अनजिया है ना वो आप में रह जाता है। जिसको आप जी लेते हैं ना उससे आप बाहर निकल जाते हैं। फिर वही मिसाल दूंगा जो ताना मिलता है कि बार बार एक जैसी मिसालें देते हैं। 5वीं क्लास जब तक आप पढ़ते नहीं हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। 6ठी में जाना है ना तो इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। जब तक ये चिराग नहीं जलता ना कि विदाउट एनी जजमेंट्स आप किसी भी इमोशन को जी पाते हैं, और मैं कहता हूं कि वो छुट के रहेगा आपसे। अगर वो नेगेटिव है ना फॉर यू, फॉर सोसाइटी, तो वो खुद ब खुद छुट जाएगा। मैंने वही बताया ना कि अगर आप इस समझ तक पहुंच गए हैं कि मुझे नहीं परवाह सोसाइटी ने मुझे क्या कंडीशन किया है, मैं इस लालच उभर रही है, खुदा ने मुझ में इस वक्त ये लालच पैदा की है, उभारी है, मैं इसको जीऊँगा। आपने कोई उसमें सोसाइटी की कंडीशनिंग, अगर आप इस विजडम तक पहुँचे हुए हैं ना तो आप उस विजडम तक भी पहुँच जाएंगे कि जब मैं लालच करूँगा तो वही लालच मेरे साथ भी खेली जाएगी। और फिर छीनने वाले ज़्यादा हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा है, फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैं अगर देना शुरू करूं और दुनिया मुझे देना शुरू कर दे, मैं 1 रुपया दूं और 8 अरब लोग मुझे 1-1 रुपया दें, पता समझ आ रही है आपके साथ हो क्या रहा है? आप अरबपति बन रहे हो। 1 रुपए के साथ आप अरबपति बन रहे हो। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? ये आपका ही बेटरमेंट है लालच ना करना, ये आपकी ही बेहतरी है गुस्सा ना करना, ये आप ही का फायदा है मुकाबले में ना पड़ना। जो भी कर रहे अकड़ना, आजिज़ी, ये आपको समझ होनी चाहिए कि अकड़ने का नुकसान क्या होगा और आजिज़ी का फ़ायदा क्या होगा। ये एक सादा ज़िंदगी को कम्प्लेक्स थ्योरेटिकल थॉट्स में डालने की बजाय सीधी सीधी विजडम जो है ना, विजडम वो उभरती है जब आपके देखने, जब राइट सीइंग होती है, जब राइट सही तरीके से आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी कंडीशनिंग्स। तो वो कोई भी चीज़ है जिसे आपने नेगेटिव कह रखा है, जिन्होंने नेगेटिव कहा है आखिर उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा ना। किसने पहली दफ़ा ये जाना होगा कि लालच बुरी होती है? किसी ने पहले कहा होगा ना, सबसे पहले तो उसने कुछ सोच के ही कहा होगा ना। इसलिए कहा होगा ना कि लालच करके लोगों ने देखा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले, गुस्सा करके देखा, उसके नतीजे निकले, मुकाबला करके देखा, उसके नतीजे निकले, इसलिए तो ये लफ्ज़ बुरे करार दिए गए हैं। लेकिन वो आप पे तो नहीं बीता, वो लालच आपने नहीं की, मुकाबला आपने नहीं किया, आप कभी कर ही नहीं सकते। खालिस मुकाबला, खालिस लालच आपसे कभी हुई नहीं है। खालिस कैसे हो सकती है कि आपने लालच कहा और बुरा भी कह दिया बैकग्राउंड में, मुंह से कह रहे हैं लालच और यहाँ कह रहे हैं बुरी है, तो कर भी रहे हैं और इधर जी भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पैदा हो रही है कि मुझे ये चाहिए, उसकी लालच उभर रही है, और यहाँ ख्याल उभर रहा है ये बुरा होता है। माँ ने कहा था बुरा है, मौलवी ने कहा था बुरा है, मदरसे ने कहा था बुरा है,
सोसाइटी ने कहती है बुरा है। वो हर टाइम एक डुअलिटी चली आ रही है। आपने उसको सही तरीके से कभी जिया ही नहीं है। जिन्होंने कहा है कि लालच बुरी है, उन्होंने और तरीके से उसको जी के कहा है। उनके कहने का मतलब है, इसलिए ये बातें पॉपुलर हो गई। सारे लोग उसको, लालच को बुराई के तौर पे जानते हैं। उनकी बात में वजन था। आपके लिए ये बात हकीकत नहीं है, क्योंकि आपने एक तो इसको कभी जिया नहीं है, आप इसके साथ सिर्फ 2 नंबरी कर रहे हैं। आप सारी ज़िंदगी लालच से छुटते नहीं हैं और सारी ज़िंदगी लालच को बुरा कहने से चूकते नहीं हैं। एज सिंपल।